आज यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय अध्याय में हम बातचीत करेंगे कि फ्रांस की क्रांतिकारियों ने किस तरह सामूहिक पहचान बनाने की कोशिश की। सामूहिक पहचान बनाने के लिए उन्होंने कौन कौन से कदम उठाए। प्रथम कदम था आइडिया ऑफ फादरलैंड, जिसे हम पितृभूमि कहते हैं। फ्रेंच भाषा में इसे हम ला पाट्री कहते हैं। एंड द आइडिया ऑफ सिटीजन, यानी कि नागरिक, जिसको फ्रेंच भाषा में हम ली सिटोयन कहते हैं, यानी कि पितृभूमि और नागरिक की विचारधारा का उदय हुआ। और न सिर्फ नागरिक विचारधारा और पितृभूमि की विचारधारा का उदय हुआ, उसके साथ साथ इक्वल राइट्स यानी कि समान अधिकार की भी बातें की गई, उस पर बल दिया गया। और समान अधिकार एक संविधान के तहत पर बल दिया गया, यानी सामूहिक पहचान बनाने के लिए पितृभूमि की विचारधारा, नागरिक की विचारधारा, समानता की विचारधारा, संविधान की विचारधारा पर बल दिया गया। और इस तरह से एक सामूहिक पहचान बनाने की कोशिश की गई। दूसरा कदम उठाया गया वो था ए सेंट्रलाइज सिस्टम, यानी कि केंद्रीकृत सत्ता। केंद्रीकृत सत्ता की स्थापना की बात की गई, उस पर बल दिया गया। और साथ साथ यूनिफॉर्म लॉ, यानी कि कानून सभी के लिए बराबर हो, सभी को न्याय मिले, और साथ साथ समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा के विचारों का भी उदय हो। और यही तो नारा था फ्रांस की क्रांतिकारियों का, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा। तीसरा जो कदम उठाए गए, द कॉमेमोरेट ऑफ मार्टिर्स, यानी कि शहीदों का गुणगान किया गया, उन्हें शपथ दिलाई गई, उनको सम्मान दिया गया और उनके लिए स्तुति भी लिखे गए। और इस तरह लोगों में क्रांति की विचारधारा का उदय हुआ। उस दूसरा कदम जो उठाया गया वो था तिरंगा। एक तिरंगा उनका अपना उन्होंने एडॉप्ट किया, जो अलग था राजतंत्र से, और सभी लोग उस तिरंगे के नीचे अपने आप को एक सामूहिक पहचान बनाने की कोशिश किए। उनके अंदर में पितृभूमि की विचारधारा, स्वतंत्र होने की विचारधारा, एक साथ रहने की विचारधारा का उदय हुआ। दूसरा कदम उठाया गया एबॉलिशन ऑफ ऑल कस्टम ड्यूटीज। निर्यात शुल्क, जो सीमा शुल्क लगते थे, उसको हटा दिया गया। सीमा शुल्क लगने से ये दिक्कतें आती थी व्यापारियों को कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र वो अपने वस्तुओं को नहीं ले जा पाते थे। और एक क्षेत्र में जब वो सीमा शुल्क देते थे तो उस प्रोडक्ट का, यानी उस सामग्री का दाम बढ़ जाया करता था। फिर अगर वो दूसरी जगह जाते थे, दूसरे क्षेत्र में, फिर वहां भी सीमा शुल्क देते थे। और इस तरह से वस्तु के दाम बढ़ जाते थे
और बड़ा मुश्किल होता था व्यापारियों वर्ग को मुनाफा कमाना और अपनी वस्तुओं को बेचना। तो सीमा शुल्क हटा दिया गया ताकि आसानी से व्यापारी वर्ग अपने वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। एक ही जगह पर सीमा शुल्क लिया जाता था। डिस्करेजमेंट टू रीजनल डायलेक्ट्स, यानी कि क्षेत्रीय भाषा को हतोत्साहित किया गया। क्यों? आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि क्षेत्रीय भाषा सभी लोग अलग अलग भाषा बोलेंगे तो एक सामूहिक पहचान नहीं बन पाती है। सामूहिक पहचान बनाने के लिए आपको यूनिफॉर्मिटी चाहिए, एकरूपता चाहिए। और एकरूपता कैसे आएगी? भाषा से आएगी। और वो एकरूपता उन्होंने कैसे लाए? फ्रेंच भाषा का प्रयोग करके, यानी कि सभी क्षेत्रों में फ्रेंच भाषा का प्रयोग होगा। आप क्षेत्रीय भाषा में अपना बोल सकते हैं, आप कंफर्टेबल रह सकते हैं, लेकिन जब सामूहिकता की बात आएगी वहां पर सभी लोग फ्रेंच भाषा का प्रयोग करेंगे। इस तरह से एक कॉमन लैंग्वेज, यानी कि सभी लोगों के लिए एक ही भाषा पर बल दिया गया। सो ये सारे कदम उठाए गए। और इसके साथ साथ एक और अच्छी बात क्या हुई कि एक राष्ट्रीय असेंबली की स्थापना हुई। और ये राष्ट्रीय असेंबली कैसा था? निर्वाचित असेंबली थी। और इसमें जो लोग निर्वाचित होके जाते थे, कौन उनको निर्वाचित करता था? बहुत आश्चर्य की बात है कि पहली बार एक विचारधारा आई एक्टिव सिटीजन का, यानी कि सक्रिय नागरिक का। कौन थे वो सक्रिय नागरिक? वो सक्रिय नागरिक वो थे जो उनको वोट देने का अधिकार था। तो एक राष्ट्रीय असेंबली की स्थापना हो गई जो एक निर्वाचित संस्था थी और सक्रिय नागरिकों के द्वारा उसमें लोग चुने जाते थे और चुने हुए प्रतिनिधि ही पूरे शासन को चलाते थे। तो ये सारे कदम जब आप देखते हैं तो दिखाई पड़ता है कि फ्रांस की क्रांतिकारियों ने ये सारे कदम उठाकर लोगों में सामूहिक पहचान बनाने की कोशिश की। दूसरे वीडियो में हम दूसरे विषय पर विचार करेंगे। धन्यवाद।